गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है परवीन और आप सबका कीप लर्निंग सेंटर में स्वागत है। इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि यूनाइटेड नेशन के अंदर कौन कौन से प्रिंसिपल ऑर्गन्स आते हैं। देखिए, प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसका काम था कि आगे चल के कोई वर्ल्ड वॉर जैसी कंडीशन ना बने, ठीक है, और उसको नाम दिया गया यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन को जब बनाया गया था उस समय जो इसके मेंबर थे वो 51 थे जिन्होंने चार्टर पे साइन किए थे। करंट में यूनाइटेड नेशन के 193 मेंबर्स हैं। अब इस इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को आप एक साथ नहीं चला सकते, इसीलिए इसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो कुछ प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, कुछ स्पेशलाइज एजेंसी बना रखी हैं जिसके अलग अलग काम हैं। जैसे हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑर्गन्स, इसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन हैं, ठीक है, जिसके अंदर जनरल असेंबली, इसको महासभा भी बुलाते हैं हम, सिक्योरिटी काउंसिल, सोशियो एंड इकोनॉमिक काउंसिल, ट्रस्टशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड सेक्रेटरीट। अब देखिए, इन सभी के अलग अलग काम हैं। जैसे हम जनरल असेंबली की बात करें तो उसे मान लीजिए वर्ल्ड की पार्लियामेंट है। जैसे हर कंट्री की अपनी एक पार्लियामेंट होती है, वहाँ पे जो भी कामकाज होता है उसके लिए वोटिंग होती है। उसी टाइप से जो भी हमारे किसी भी टाइप का कोई बिल होगा, ठीक है, तो उसमें वोटिंग होगी। तो वोटिंग कहाँ पर होती है? जनरल असेंबली के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं सभी को रिप्रेजेंटेशन दे रखा है। अगर अब हम बोलते हैं कि अभी जनरल असेंबली के अंदर कितने मेंबर्स हैं जिनको वोटिंग राइट्स दे रखा है, तो जितने मेंबर यूनाइटेड नेशन के होंगे उतने ही इसके अंदर मेंबर होंगे। तो इसके अंदर यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन होती है। कहने का मतलब है कि जितने भी टोटल मेंबर होंगे यूनाइटेड नेशन में, तो अभी 193 मेंबर हैं, तो 193 मेंबर जनरल असेंबली के अंदर हैं, उनके सभी को एक वोट की पावर दे रखी है, सभी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन होता है। नेक्स्ट आपका होता है सिक्योरिटी काउंसिल। देखिए, सिक्योरिटी काउंसिल के कारण यूनाइटेड नेशन को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है। इसमें कुछ ऐसे प्रोविजन दे रखे हैं जो अनइक्वलिटी को बढ़ावा देते हैं। इसके अंदर 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट होते हैं, 10 आपके नॉन परमानेंट होते हैं। जो परमानेंट मेंबर हैं उनको वीटो पावर दे रखी है। वीटो पावर का मतलब है कि अगर वो कोई डिसीजन रोकना चाहें तो वो फिर वो उस डिसीजन को कोई भी क्या नहीं कर सकता, अलाउ नहीं कर सकता। अगर वो मान लीजिए कोई बिल आया है, उसमें वीटो पावर लगा देते हैं, उसको वो पास करना नहीं चाहते, तो वो पास ही नहीं हो सकता। कोई कोई प्रोविजन ही नहीं है कि वो पास हो जाए। तो जो ये वीटो पावर दे रखी है परमानेंट मेंबर्स को, उसके कारण इसकी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होती है कि यूनाइटेड नेशन जो आपने बनाया था वो इक्वलिटी के लिए बनाया था। पर यहाँ पर देखिए, कुछ जो पावरफुल कंट्रीज हैं जो इसके अंदर देखिए 5 परमानेंट मेंबर, ये वही परमानेंट मेंबर हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो जीतने वाले ग्रुप के साथ थे, जीतने वाला अलाइड ग्रुप। तो अलाइड ग्रुप में कौन था? ब्रिटेन था, रसिया था, फ्रांस था, ठीक है, आपका यूएसए था और चाइना। ये 5 ही परमानेंट मेंबर हैं और ये 5 ही मेंबर थे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक साथ अलाइड ग्रुप में थे, ठीक है, क्योंकि वहां पे एक्सिस ग्रुप हार गया था। कौन सा वाला? जर्मनी, जापान और इटली वाला, और ये जीत गए थे। तो जीतने वालों ने अपने आप को एक प्रोविजन दे दिया कि वो परमानेंट मेंबर बन गए। तो सिक्योरिटी काउंसिल के पास बहुत सारी पावर्स हैं। नेक्स्ट है हमारा दी सोशियो एंड इकोनॉमिक काउंसिल। इस काउंसिल के अंदर कुछ ऐसी एजेंसीज हैं, ये काम करती हैं सोशियो एंड इकोनॉमिक से रिलेटेड जो भी वर्क हैं। जैसे वर्ल्ड बैंक जैसी कुछ संस्थाएं हैं, उनको सुपरविजन करते हैं ये कि वो ठीक से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, ठीक है, उनका सुपरविजन यही करते हैं। नेक्स्ट है ट्रस्टशिप काउंसिल। ये ऐसी काउंसिल है, ट्रस्टशिप काउंसिल, जिसका काम मिनिमम हो चुका है। देखिए, इसको जब बनाया गया था तो पर्पज ये था कि जो भी कंट्री अभी फ्रीडम नहीं अटेन कर पाए हैं, जो भी अभी कंट्री गुलाम है, तो उनको ये सपोर्ट करके आज़ादी दिलाने का काम था। इस टाइम कोई भी कंट्री गुलाम नहीं है, तो इसलिए इसका काम ना के बराबर रह गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब देखिए, इसके लिए आपको एक पॉइंट बताते हैं कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हुआ था, कब हुआ था? 1914 से 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को एंड होने के बाद एक संस्था बनाई गई थी जिसका नाम था द लीग ऑफ नेशंस। क्या नाम था? लीग ऑफ नेशंस, जो कि 1920 से 1946 तक जिसने ऑपरेशन में रहा, मतलब कामकाज उसमें चलता रहा। अब इसमें आप समझिए, इसके अंदर भी बहुत सारी संस्थाएं थी, प्रिंसिपल ऑर्गन्स थे। 2 ऐसे ऑर्गन्स थे जो यूनाइटेड नेशन में भी हैं, ठीक है, तो उनका नाम क्या था? आईएलओ
इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और एक था आपका परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको अब जिसका नाम बदल के कर दिया गया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ध्यान से समझिए, लीग ऑफ नेशन जो कि ऑफिशियली क्लोज हो चुकी है, उसके दो ऐसे एजेंसी थी जिसको अभी भी यूनाइटेड नेशन ने एज इट इज अपने अंदर रख लिया, ठीक है। अब रखने के बाद एक का नाम चेंज कर दिया, जिसको अपना प्रिंसिपल ऑर्गन भी बना लिया। देखो ये भी एक मेंबर है यूनाइटेड नेशन का, बट इसके ये प्रिंसिपल ऑर्गन नहीं है, ये प्रिंसिपल ऑर्गन है परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको अब हम बुलाते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए दो कंट्री हैं, उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो आप यहाँ पे जाके उसको रिजॉल्व कर सकते हो। ये अकेला ऐसा ऑर्गन है जिसकी जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, हेग में। हेग कहाँ पे है, नीदरलैंड कंट्री में, नीदरलैंड। जो बाकी आपके ऑर्गन्स हैं सभी का कहाँ पे है, यूएसए के अंदर इनका क्या है, हेडक्वार्टर है, क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन का पार्ट है। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में, तो ये तो इसी के पार्ट है ना, तो इनका सभी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, यूएसए में। एक को छोड़ के, कौन सी, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, क्योंकि ये पहले से ही बनी हुई थी, बस इसका नाम ही चेंज किया है, और पहले भी इसका हेडक्वार्टर हेग में था, अभी भी हेग में है। लास्ट है आपका सेक्रेटरीट। सेक्रेटरीट के अंदर कामकाज होता है। देखिए इतना बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन, तो उनका जो पेपर वर्क है वो भी तो कहीं पे होगा, तो ये पेपर वर्क वगैरह सारा यहाँ पे होता है, ठीक है, सेक्रेटरीट में होता है। और सेक्रेटरीट के अंदर जो हेड होता है उसे सेक्रेटरी जनरल भी बुलाते हैं, ठीक है, सेक्रेटरी जनरल होता है। तो आज हम जनरल असेंबली के बारे में जानेंगे, जो भी बेसिक पॉइंट्स हैं जनरल असेंबली को आज हम समझेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताया जाएगा सिक्योरिटी काउंसिल का काम क्या होता है, जो भी 1 to 1 पॉइंट्स हैं, ठीक है। देखिए सबसे मेन पॉइंट तो यही है कि जनरल असेंबली के अंदर यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका, यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन। यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि जितने मेंबर यूनाइटेड नेशन के होंगे उतने ही रिप्रेजेंटेटिव होंगे जनरल असेंबली के अंदर, ठीक है। और ये एवरी ईयर इस एक बार होती है, ठीक है, मीट एवरी ईयर वंस, वंस इन ए मीट वंस इन अ ईयर। इसका मतलब ये है कि जो ये 193 मेंबर्स हैं, ये सभी साल में एक बार गैदर होते हैं, इकट्ठे होते हैं, और कोई भी इशू है उसके लिए वोटिंग वगैरह होती है या डिस्कशन होता है, ठीक है। और ये जनरली सितंबर से दिसंबर के बीच में होता है। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि अभी आने वाला जो जनरल असेंबली का सेशन है वो कौन सा है, तो अभी जो चल रहा है वो 79 सेशन चल रहा है, जो कि कब स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट हुआ है आपका सितंबर 24 में, और ये कब तक चलेगा, सितंबर 25। और जो अभी इसके बाद आने वाला है वो 80th सेशन है। किसका सेशन, जनरल असेंबली का, वो आएगा आपका सितंबर 25 में, और वो चलेगा। कहने का मतलब है कि ये आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन सा सेशन अभी चल रहा है, तो ये सेशन कौन सा है आपका 80th सेशन, और डेट अगर पूछे तो 9 सितंबर को हो, ठीक है, 9 सितंबर को ये आपका स्टार्ट होगा 80th सेशन, ठीक है। चलने का मतलब पूरे साल नहीं चलता है, ये काउंट होगा कि ये सेशन है आपका सितंबर 24 25, ठीक है। तो ये इसको आप सितंबर 24 बोल लीजिए। अभी जो आने वाला है वो 9 सितंबर 25 को 80th सेशन आएगा जनरल असेंबली का। तो ये करंट अफेयर में काउंट होगा आपका, जो आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है कि अभी कौन सा सेशन आने वाला। आप वैसे भी काउंट कर सकते हैं। देखिए 45 में बना, अभी क्या चल रहा है 25, ये 1945 में बना है और अभी चल रहा है 2025। तो आप काउंट करोगे तो 2025 में कौन सा आएगा, 80th ही तो आएगा आपका। तो अभी तक कोई भी ऐसा ईयर नहीं गया है जहां पर जनरल असेंबली की सेशन ना हुआ हो, ठीक है। तो कोई भी ब्रेक बीच में नहीं लगा है।
चाहे वॉर हो, कुछ भी हो, जनरल असेंबली की मीटिंग होती है। नेक्स्ट क्या है, देखिए इसके पास पावर्स क्या है, जनरल असेंबली क्या कर सकती है, किस किस चीज के लिए वोटिंग कर सकती है। तो जनरल असेंबली को जनरली जो मेन डिसीजंस है वो क्या क्या ले सकते हैं, तो इसको हम की डिसीजंस बोलते हैं, जो की डिसीजंस यहाँ पे हो सकते हैं। देखिए जो मेन है वो है बजट, जो यूनाइटेड नेशन का बजट है उसका बिल जनरल असेंबली में आता है और यहां से पास होता है, ठीक है। नेक्स्ट, कोई भी न्यू मेंबर को क्या करना है, ज्वाइन कराना है, ठीक है, कोई भी न्यू मेंबर को ज्वाइन कराना है तो उसके लिए वोटिंग कहाँ पे होगी, जनरल असेंबली में। बट न्यू मेंबर को ज्वाइन कराने की वोटिंग तभी हो सकती है जब वो प्रायर रिकमेंडेशन कहाँ से हो, यूएनएससी। तो इसके लिए कंडीशन क्या है, यूएनएससी की रिकमेंडेशन चाहिए। क्या चाहिए आपको, यूएनएससी की रिकमेंडेशन चाहिए, तभी न्यू मेंबर की यहाँ पे वोटिंग होगी, ठीक है। नेक्स्ट, बजट हो गया, न्यू मेंबर हो गया। नेक्स्ट है इसमें जनरल असेंबली के पास एक और अथॉरिटी होती है कि ये सिक्योरिटी से रिलेटेड, या हम बोले कि जो आपका सेक्रेटरी जनरल होता है उसका सिलेक्शन भी यहीं से होता है। देखिए सेक्रेटरीट के अंदर सबसे बड़ी पोस्ट होती है सेक्रेटरी जनरल। तो सेक्रेटरी जनरल के लिए भी पहले यूएनएससी से रिकमेंडेशन आती है, पहले यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल में पास होगा कि किसको भेजना है, तब जाके यहाँ पे क्या आएगा, इसके लिए फाइनल डिसीजन होगा। तो ये यहाँ पर भी वही कंडीशन है, यूएनएससी की रिकमेंडेशन चाहिए। तो यूएनएससी के पास बहुत पावर दे रखी है हमारे यूनाइटेड नेशन चार्टर एक्ट में। तो यूएनएससी पहले कोई भी नया मेंबर बनेगा तो पहले यूएनएससी की परमिशन चाहिए, रिकमेंडेशन चाहिए। उसी तरीके से सेक्रेटरी जनरल कौन बनाया जाए उसके लिए यूएनएससी नाम भेजता है वहां से, तब जाके यहाँ पे जनरल असेंबली में वोटिंग होती है, ठीक है। तो ये हमारे 3 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट, जनरल असेंबली के अंदर जो वोटिंग होती है, जो वोटिंग होती है वो दो तरह की वोटिंग होती है। एक तो होती है स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, एक होती है सिंपल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब है 2/3, ठीक है। देखिए स्पेशल मेजोरिटी, कुछ ऐसे बिल हैं जो काफी इंपॉर्टेंट बिल होते हैं, वहां पे स्पेशल मेजोरिटी से ही पास होता है वो बिल। जैसे आपका बजट है, ठीक है, तो बजट एक ऐसा बिल है जो स्पेशल मेजोरिटी में ही पास होता है। उसी तरीके से कोई नया मेंबर इंटर कराना है, ज्वाइन कराना है, वो भी क्या होगा, कोई सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी मैटर है उसमें भी स्पेशल मेजोरिटी से ही बिल पास होता है। सिंपल मेजोरिटी में जो भी सिंपल इशू है उनको सिंपल मेजोरिटी से वोटिंग के द्वारा पास किया जाता है। तो जनरल असेंबली में आप समझ गए होंगे एक तरीके से ये वर्ल्ड मीटिंग होती है, यहाँ पे क्या होती है, वर्ल्ड की मीटिंग होती है। तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जो प्रेसिडेंट होता है वो इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट को समझिए आप, जो इसका प्रेसिडेंट होगा, जो यूएनएससी का प्रेसिडेंट होगा वो ईयरली क्या होता है, ईयरली नॉमिनेट होता है प्रेसिडेंट फॉर 1 ईयर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेसिडेंट बनाया किस हिसाब से जाता है। तो हमारे 5 ज्योग्राफिकल एरिया है, ठीक है, किस तरीके से होगा, जो हमारा प्रेसिडेंट होता है, जो जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट होगा, ठीक है, प्रेसिडेंट सेलेक्ट फ्रॉम 5 ज्योग्राफिकल एरिया। अब कौन कौन से हैं, अफ्रीकन, एशियन, लैटिन अमेरिका, वेस्ट यूरोपियन,
ईस्ट यूरोपियन, ठीक है, 1 2 3 4 5। कहने का मतलब है कि अगर एक बार अफ्रीकन ज्योग्राफिकल एरिया से बन गया तो नेक्स्ट टाइम इससे नहीं बन सकता, वो फिर एशियन से या रिमेनिंग से बनेगा। तो सीक्वेंस में प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं कितने टाइम के लिए? 1 ईयर के लिए, ठीक है। तो 1 ईयर के लिए प्रेसिडेंट को चुना जाता है। और प्रेसिडेंट को कैसे चुना जाता है? अकॉर्डिंग टू दी 5 ज्योग्राफिकल एरिया। एक बार अफ्रीकन ज्योग्राफिकल एरिया से बनेगा, दूसरा एशिया से, फिर लैटिन अमेरिका से, वेस्ट यूरोप से, ईस्ट यूरोप से, ठीक है। तो इस तरीके से सिलेक्शन होता है। तो जनरल असेंबली में हमने यही समझा कि जनरल असेंबली को वर्ल्ड मीटिंग भी बुलाते हैं। ये एक ऐसी प्रिंसिपल ऑर्गन है जहां पर यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, सभी मेंबर को एक रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, ठीक है। सभी को एक वोट के पास एक वोट होती है, वो अपने वोट को यूज करते हैं। जब भी कोई बिल आता है तो आप सभी वोट कर सकते हो वहां पे, ठीक है। जितने भी मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन में उतने ही रिप्रेजेंटेटिव होंगे जनरल असेंबली में। जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर आपसे पूछे तो वो न्यूयॉर्क यूएसए में होगा, क्योंकि वो उसी का प्रिंसिपल ऑर्गन है। यूनाइटेड नेशन के अंदर जो जनरल असेंबली है वो मेन प्रिंसिपल ऑर्गन है, क्योंकि जो बिल आते हैं वो यहीं पे पास होके जाते हैं, ठीक है। तो जनरल असेंबली के अंदर प्रेसिडेंट का जो प्रोविजन है वो किस तरीके से दिया जाता है, कितने मेंबर होते हैं, कैसे वोटिंग होती है, स्पेशल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, ये हमने आज देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल किस के अंदर 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट होते हैं, 10 नॉन परमानेंट होते हैं। किस तरीके से उनको चुना जाता है नॉन परमानेंट को, और कितने साल के लिए चुना जाता है, ठीक है। थैंक यू।